जय हिंद साथियों। बापू ने चंपारण का नाम कभी सुना भी नहीं था जब उनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ला से हुई, जब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेशनल कन्वेंशन में, राष्ट्रीय जो सम्मेलन था उसके लिए 1916 में लखनऊ गए, जहां 2301 डेलीगेट्स थे और बहुत सारे लोग आमंत्रित थे। वहां पे राजकुमार शुक्ला एक गरीब सा, पतला दुबला, बहुत कमज़ोर सा किसान था जो उनसे मिला। शायद जब वो अपने क्षेत्र में किसी से बात कर रहा था कि उसको बड़ी दिक्कत हो रही है, जो ज़मींदार अत्याचार कर रहे हैं, तो शायद किसी ने उसे कह दिया था जाओ गांधी से मिलो। इसीलिए वो लखनऊ पहुंच गया दिसंबर 1916 में, और फिर उन्होंने गांधी जी को कहा कि आप मेरे साथ चंपारण चलिए। गांधी जी ने कभी इस जगह का नाम भी नहीं सुना था। खैर, इन्होंने बताया, राजकुमार शुक्ला जी ने ये बताया गांधी जी को कि वो शेयर क्रॉपर है, मतलब जिसकी भूमि है, जिस पर वो किसानी करते हैं, उस फसल का एक हिस्सा वो किराए के रूप में ज़मीन के मालिक को देते हैं। तो और उनके जैसे और बहुत सारे ऐसे किसान थे चंपारण में जो शेयर क्रॉपर्स थे, जिनके साथ ज़मींदार जो हैं वो बहुत अत्याचार कर रहे थे, और इसीलिए वे चाहते थे कि गांधी जी उनके साथ जाएं। कहाँ? चंपारण। तो गांधी जी ने कहा, उन्हें बताया, राजकुमार शुक्ला को बताया कि उनकी एक मीटिंग है कानपुर में, तो वो कानपुर जा रहे थे और उसके बाद उनको और भी कई जगहों पे जाना था। लेकिन राजकुमार शुक्ला पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब किसान थे, मगर दृढ़ इच्छा शक्ति थी और वे गांधी जी के पीछे चल पड़े। जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ वहाँ राजकुमार शुक्ला जाते थे। गांधी जी देख रहे थे उनको, और जब गांधी जी अपने आश्रम में पहुंचे अहमदाबाद के पास, तो राजकुमार शुक्ला वहाँ पे भी पहुंच गए, और मतलब हफ्ते बीत गए मगर उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। और वो बस उनसे एक ही चीज़ कहते रहे कि कोई एक तारीख आप मतलब फिक्स कर दीजिए कि आप आएंगे मेरे ज़िले। कौन सा ज़िला? जी हाँ, वही वाला, चंपारण। जब गांधी जी को लगा कि भाई ये इतने कमिटेड है, इतने दृढ़ निश्चय के साथ ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि जब ये सब जगह चले जाएंगे तो उसके बाद ये उनके साथ पहुंचेंगे। और फिर जब ये तैयार हो गए तो सोचिए कि क्या हुआ। वो समझ गए थे कि ये जाने वाले नहीं, और बहुत ही उन पर इसका असर भी हुआ कि एक गरीब किसान मेरे पीछे पीछे आ रहा है और इस प्रकार से ये कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे फलाना फलाना तारीख को कलकत्ते जाना है, तो तुम वहाँ आके मुझे मिल लेना और वहाँ से मुझे अपने साथ ले जाना। बहुत महीने निकल गए, और आपको पता है राजकुमार शुक्ला अपने घुटनों के बल पे उसी जगह पे मौजूद थे कलकत्ते में जब गांधी जी वहाँ पहुँचे, और तब तक उसने इंतज़ार किया जब गांधी जी फ्री हो गए, मतलब सब उनकी मीटिंग ख़त्म हो गई, और फिर दोनों के दोनों, राजकुमार शुक्ला और महात्मा गांधी, एक ट्रेन पर सवार होकर पटना की ओर चल पड़े। शुक्ला जी जो हैं वे उनको अपने साथ एक वकील के पास ले गए। जानते हैं वो वकील कौन थे? हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो कांग्रेस पार्टी के भी अध्यक्ष बने बाद में। राजेंद्र प्रसाद जी उस वक्त शहर में नहीं थे, मगर उनके जो कर्मचारी थे वे जानते थे कि जो राजकुमार शुक्ला है वो बहुत गरीब व्यक्ति हैं, और जो इंडिगो प्लांटेशन है उसके विरुद्ध, नील की प्लांटेशन के विरुद्ध बहुत सक्रिय तरीके से बोल रहे थे, क्योंकि उन पर और उनके जैसे और जो नील की खेती करते थे उनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा था। तो वे जानते थे इस बात को, इसलिए उन दोनों को उन्होंने वहीं पे रहने दिया। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर के बाहर जो ग्राउंड था वहीं पे रहने दिया, और उन्होंने सोचा कि गांधी जी भी
कोई किसान ही होंगे जो इसके साथ आए थे, क्योंकि वो उसको तो पहचानते थे, गांधी जी को नहीं पहचानते थे। आपको पता है गांधी जी को वहाँ के कुएं में से पानी तक नहीं निकालने दिया गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उस पूरे कुएं को गंदा कर दे। जानते हैं ना ये जातिवाद हमारे देश में किस प्रकार से है। तो खैर उनको ये पता नहीं था कि ये कौन है, उन्हें नहीं पता था कि इनके साथ भी छुआछूत करा जाना चाहिए या नहीं। लेकिन गांधी जी जो है वे समझ गए कि ये व्यक्ति जो है इसकी प्रॉब्लम सचमुच में बहुत बड़ी है। फिर उसके बाद उन्होंने, आपको मैं बताऊं कि वो मुजफ्फरपुर गए चंपारण के रास्ते में, ताकि उनको पूरी बातें पता चल सके, क्योंकि वे जानते थे कि कुछ उनको साथ भी चाहिए होगा लोगों को, जो भी उन्होंने उस वक्त स्ट्रैटेजी अपनी तैयार करी होगी उस समय के हिसाब से, और ताकि उनको सब कुछ पता चल सके जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनके बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में। तो उन्होंने एक टेलीग्राम किया था प्रोफेसर जेबी कृपलानी को, जो आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरनगर में कार्यरत थे और जिनसे उनकी मुलाकात रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में हुई थी। जब रात को वे वहाँ पहुँचे तो तारीख थी 15 अप्रैल 1917, और प्रोफेसर जेबी कृपलानी जो थे वो स्टेशन पे बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे, और उनके बहुत सारे जो विद्यार्थी थे वो उनके साथ थे। गांधी जी वहाँ पे 2 दिन के लिए रहे, और प्रोफेसर मलकानी थे जिनके घर में वो रहे, जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। और ये सब उन्हें क्यों करना पड़ा? क्योंकि राजकुमार शुक्ला पूरी इन्फॉर्मेशन इनको नहीं दे पा रहे थे, अनपढ़ थे ना, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय कर रखा था। तो ये सारी चीज़ें जो गांधी जी ने करी वो इसलिए करनी पड़ी ताकि उन्हें सारी पूरी समस्या समझ में आ जाए। और उसके बाद की कहानी जो है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, मगर याद रखिएगा कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर गांधी जी जैसे व्यक्ति को अपने घर में रखे तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो भी बोलता था उसको शरण देना, उसको अपने घर में आमंत्रित करना, ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये सरकार अपने विरोध का समझती थी। आज ही के जैसी की बात है ना। तो आपको बता दूं कि जब गांधी जी के बारे में मुजफ्फरनगर तक वे पहुंच गए तो मुजफ्फरनगर से चंपारण तक हर एक को पता चल गया कि गांधी जी वहां आ रहे हैं। और आप यकीन करेंगे कि राजकुमार शुक्ला जैसे कई किसान जो दूसरों की ज़मीनों पर खेती करते थे, वे सब पैदल चढ़ पड़े, अपनी जो भी उनके पास कन्वेंस था, बैलगाड़ी थी, जो भी वाहन था, उससे, गरीब लोग थे वे सारे, मगर वे चल पड़े उस महात्मा को देखने के लिए जो उनकी मदद के लिए आ रहे थे, जो उनके मुद्दे को उठाने जा रहे थे। मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो भी गांधी जी से मिलने आए, उन्हें बताने के लिए आए, और उन्होंने बताया कि वे किस प्रकार से ये गरीब किसानों के जो केसेस थे वो कोर्ट में लड़ा करते थे, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार के केसेस हुआ करते थे। उन्होंने उनसे पूछा, गांधी जी ने उनसे पूछा कि वो कितना पैसा उनसे लेते थे, किस तरह की फीस लेते थे। तो तब गांधी जी ने उन्हें डांटा और उन्हें कहा कि इतना ज़्यादा आप पैसा इन विचारों से मत लिया करिए। और उन्होंने कहा कि गांधी जी ने तब जानते क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं इस निश्चय पे पहुंचा हूँ, इस निर्णय पे पहुंचा हूँ कि हमें कोर्ट्स में जाना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो केसेस है उनको कोर्ट में ले जाके कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। जहाँ पे जो हमारे गरीब किसान हैं उनको इस तरह से दबाया जा रहा है, वे इतने डरते हैं, और ये जो हमारे जो न्यायालय हैं ये तो बिल्कुल ही यूज़लेस है, ये तो बिल्कुल ही बेकार हैं। तो असली जो मुद्दा है वो है डर का। जो डर किसानों के अंदर है उस डर से इनको छुटकारा दिलाने की आवश्यकता है। जी हाँ, ये कहानी है, ये सच्चाई है, ये घटना घटित हुई हमारे भारत में, और गांधी जी ने इस बात को समझा कि किस प्रकार से लोगों के अंदर के डर को ख़त्म करने की ज़रूरत है, उनको डर से आज़ादी दिलाने की आवश्यकता है, टू फ्री देम फ्रॉम फियर। और
उन्होंने कहा कि जो भी ज़मीनें थी, जो ज़मीनें थी जहाँ पे चंपारण में बड़े बड़ी ज़मीनों के टुकड़े थे जो अंग्रेज़ों के थे, अंग्रेज़ उनके ओनर्स थे, और वहाँ पे जो भारतीय जो थे वो किराए के दार की तरह उन पे काम करते थे, और सबसे जो ज़्यादा वहाँ पे जिसकी खेती थी वो जिसकी होती थी वो था नील। और जो अंग्रेज़ थे जो उन ज़मीनों को कंट्रोल करते थे, उन्होंने वो ज़मीनें अपने नाम पे क्यों कर ली, खरीद क्यों ली? क्योंकि वो जानते थे कि नील की बड़ी आवश्यकता थी इंग्लैंड में। और उन्होंने जो वहाँ पे काम करते थे उनको कहा कि आप 15% जो ज़मीन है उसमें आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी, और जितनी भी नील की खेती करोगे वो पूरा का पूरा हमें दोगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किया जाता था। मैं आज के बारे में नहीं बात कर रही। खैर, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो ये अंग्रेज़ थे वे जानते थे कि जर्मनी ने एक दूसरे तरीके का नील बना लिया था, आर्टिफिशियल नील, सिंथेटिक नील बना लिया था, और इसीलिए इन्होंने इस तरीके की एक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है अपने जो गरीब किसान थे उनके साथ कर दिया कि 15% आपको उगाना है नील, और वो पूरा का पूरा नील हमें देना है। और इस बात से हमारे किसान बहुत ही नाराज़ भी हुए, मगर कुछ लोगों ने उसमें मतलब इस बात को, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मान लिया, और इसको मन से मान लिया, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनके अधिकार क्या है, सच्चाई क्या है। और जिन लोगों ने विरोध किया उनको वकील करने पड़े, और जो इस ज़मीन के मालिक थे अंग्रेज़, उन्होंने बदमाशों को, ठगों को जो है उनका इस्तेमाल किया ताकि इन लोगों को डराया जा सके। और जब ये जो सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी ने बना लिया था उसकी खबर हमारे अनपढ़ गरीब किसानों को पता चला, तो उन्होंने कहा कि हमारे पैसे वापस करो, तुम हमारा फ़ायदा उठा रहे हो, क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए तुम हमारे को लूट रहे हो। लेकिन इसी समय पे ये सब चल रहा था जिस वक्त गांधी जी चंपारण पहुँचे, और फिर उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी। सबसे पहले वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, मतलब मकान मालिक जैसे होते हैं वैसा एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे उनसे जाके मुलाकात करी, और अध्यक्ष से नहीं, सचिव से मुलाकात करी। सचिव ने उन्हें कहा कि वो किसी भी बाहरी व्यक्ति को कोई भी सूचना नहीं दे सकते। तो गांधी जी ने कहा कि वे तो बाहर से आए नहीं थे। फिर गांधी जी जो है वो ब्रिटिश जो ऑफिशियल कमिश्नर थे उस जगह के, तिरहुत डिवीज़न के चंपारण जिले में, वे वहाँ गए, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो कमिश्नर था वो इनको मतलब परेशान करता रहा, इनको बुली करने की कोशिश करी, मतलब डराने धमकाने की कोशिश करी, और कहा कि तुम तिरहुत से चले जाओ। मगर गांधी जी तो गांधी जी थे, वो तो कहाँ जाने वाले थे आप जानते हो। गांधी जी वहाँ से गए नहीं, बल्कि वे मोतीहारी चले गए, जो मोतीहारी उस समय चंपारण का कैपिटल होता था, राजधानी होती थी। और बहुत सारे वकील उनके साथ गए, और रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोग उन्हें मिले, मोतीहारी रेलवे स्टेशन पर। और वहाँ पे एक घर में गए जहाँ पे उन्होंने जैसे अपना मेन जगह बना ली, अड्डा बना लिया, हेडक्वार्टर की तरह बना लिया, और वे पता लगाते रहे। फिर उनको पता चला गया कि एक जो किसान है पड़ोस के एक गांव में, उसके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी करी गई। तब गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि वो जाके देखेंगे। अगले ही दिन वो एक हाथी पे सवार होकर निकल पड़े, लेकिन अभी वो ज़्यादा आगे गए ही नहीं थे जब पुलिस सुपरिंटेंडेंट का संदेश आया। संदेश वाहक जो था वो उनके आगे आया, उन्हें रोका और उन्हें कहा कि वो वापस चले जाए उसकी गाड़ी में बैठ के, मतलब उसका जो वो कैरेज था, मतलब बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जो था उसके अंदर। तो गांधी जी मान गए, गांधी जी उसकी गाड़ी में बैठ गए। अब जो ये संदेश वाहक था ये वहाँ ले गया जहाँ पे इनको एक नोटिस भी दे दिया गया। अब देखिए, अब नोटिस दे दिया गया गांधी जी को कि आपको चंपारण छोड़ के निकलना है। आज के ज़माने में भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। खैर, गांधी जी ने उसको साइन कर लिया, रिसीविंग कर ली उसकी और दे दी उसको, और उसमें लिख दिया कि मैं इन आदेशों को नहीं मानूंगा।
लिख दिया कि मैं इन आदेशों का अनुपालन नहीं करूँगा। गांधी जी ऐसे थे। उसके बाद क्या हुआ, उनको सम्मन भेजे गए कि आपको न्यायालय में आना है अगले दिन। तो पूरी रात गांधी जी जो है वो सोए नहीं, और उन्होंने फिर से टेलीग्राम भेजा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि आप बिहार से आ जाओ और जो भी आपके जाने माने लोग हैं उन सबको लेके आओ। और उन्होंने आश्रम में भी खबर कर दी कि ऐसा कुछ हो रहा है और यहाँ पर, तो उनको भी खबर कर दी कि क्या हो रहा था उनके साथ। और उन्होंने वाइस रॉय जो थे उनको भी एक रिपोर्ट भेज दी। सुबह के समय मतलब मोतीहारी में केवल चारों तरफ किसान ही किसान थे। उन्हें नहीं पता था कि गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था। उन्हें सिर्फ ये पता था एक महात्मा आ रहे हैं जो उनको जो मुसीबतें हैं उनसे छुटकारा देने के लिए आ रहे हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं जो उनको हमेशा परेशान करते हैं, उन परेशानियों से उनको छुटकारा दिलाने के लिए वे आ रहे हैं। और ये मतलब हजारों की संख्या में आ गए, बिल्कुल बिना कोई प्रेपरेशन के। किसी ने कोई कागज़ नहीं दिया कि आपको इकट्ठे होना, बस लोगों को पता था कि ये महात्मा एक आ रहे हैं हमारी मदद करने के लिए, हमारी मुश्किलों से हमारे को आज़ादी दिलाने के लिए। और हजारों की संख्या में जो न्यायालय था उसके चारों तरफ, कोर्ट के चारों तरफ ये इकट्ठे हो गए। और यहीं से शुरुआत हुई वो आज़ादी, जो डर से हमें आज़ादी चाहिए थी, हमारे लोगों को आज़ादी चाहिए थी, अंग्रेज़ों के डर से आज़ादी। और इसी के बारे में गांधी जी ने पहले भी कहा था। फिर उसके बाद जितने वहाँ पे अधिकारी थे उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि गांधी जी उनके साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहे थे, उनकी किसी बात को ही नहीं मान रहे थे। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो बहुत भीड़ है वो संभाल नहीं पा रहे थे। गांधी जी ने उस भीड़ को संभालने में उनकी मदद करी, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मतलब बहुत पोलाइटली, बहुत ही याराना के साथ, भाईचारे के साथ, प्यार के साथ, और बहुत ही जिसे कहते हैं पोलाइटली। और फिर मतलब वो क्या कर रहे थे इसके अंदर देखिए, वो अंग्रेज़ों को बता रहे थे कि हमारी शक्ति क्या है। वो अपनी शक्ति दिखा रहे थे इन अंग्रेज़ों को। और उसके बाद से अंग्रेज़ जानते थे कि भारतीयों की शक्ति क्या है, क्योंकि भारतीय जो है जब गुलाम बन गए तो वो इकट्ठे नहीं हुए, तो उनको डर भी बहुत था, क्योंकि वो एकत्रित नहीं थे, वो यूनाइटेड नहीं थे, एक नहीं थे। तो उनको इकट्ठा करके उनके अंदर से अंग्रेज़ों का डर ख़त्म कराया जा रहा था। अब जो अधिकारी थे वो अपने सुपीरियर से बात करना चाहते, जो उनके सीनियर अधिकारी थे। और गांधी जी जो है वो कह रहे थे भाई देरी क्यों कर रहे हो, जो करना है जल्दी करो। तो जब कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने कहा कि मैं गिल्टी हूँ। अब सुनिए ये, तो उन्होंने जज के सामने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हाँ, मैं कहता हूँ कि मैंने जो आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं सब आरोपों को मानता हूँ। हाँ, मैंने ये किया है, हाँ मैं इसमें इन्वॉल्व था। और मतलब अब कैसी हालत हो गई, अब जो हालत वहाँ बैठे व्यक्ति की थी, आप उसके बारे में सोचिए। क्योंकि इन्होंने कहा कि मैंने कानून तोड़ा भी है एक तरफ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं लोगों के लिए कर रहे थे। तो ये दोनों चीज़ों का जो एक कॉन्फ्लिक्ट था, इसके बारे में सोचिए। उनसे कहा गया कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाइए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी अथॉरिटी का मान करता हूँ, आप जिस कुर्सी पे हैं उस कुर्सी का, कानून का मान करता हूँ, लेकिन उसके ऊपर भी एक कानून है, मैं उसका मान करता हूँ। मैं अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन रहा हूँ, और आप मुझे बताइए कि मुझे आप क्या सज़ा दे रहे हैं। अब जो मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने कहा कि 2 घंटे के बाद आपको बताऊंगा कि आपको क्या सज़ा दे रहे हैं। आप सोच के देखिए मैजिस्ट्रेट को क्या डर लग रहा होगा। और उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर आप बेल अपनी करवा लीजिए। गांधी जी ने क्या किया जानते हैं? गांधी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं कोई बेल नहीं कराऊंगा। और जो जज साहब थे वो जानते थे कि गांधी जी को जेल तो वो भेज नहीं सकते थे, अगर छोड़ेंगे नहीं तो वहाँ पे पता नहीं क्या हो जाएगा, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। क्यों हज़ारों की संख्या में वहाँ पे ना केवल
किसान थे, परंतु बड़े बड़े वकील भी आए थे। आपको पता है उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुला लिया था कि जितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं सबको लेके आप आ जाओ। और जो जो जज साहब हैं उन्होंने उनको बिना बेल के छोड़ दिया। उन्होंने कहा ठीक है भाई आप जाइए। और जब मतलब ये सब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि इस मैटर में अभी समय लगेगा और जो इसमें मैं जजमेंट दूंगा वो काफ़ी समय लगेगा और आप जो हैं कहीं पे भी जा सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आपको जेल में डाल रहे हैं जब तक मैं इसमें जो है निर्णय ना दूँ, नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और बहुत सारे वकील थे, वे बिहार से वहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने गांधी जी से बात करी और उनसे पूछा कि अगर आपको ये जेल भेज देंगे तो क्या करेंगे। और मतलब सभी कोई आए थे उनको मदद करने के लिए, मगर किसी ने ये थोड़ी सोचा था कि वे इतनी आसानी से वहाँ से निकल जाएंगे। जब मतलब गांधी जी ने ये बात को भी उठाया, उन्होंने कहा कि जो किसान हैं उनके साथ जो गलत हो रहा है उसके बारे में क्या। तब ये वकीलों से पूछा तो वकीलों ने आपस में सलाह मशवरा किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम सब ने ये निर्णय लिया है कि गांधी जी जो हैं वो तो किसी को जानते नहीं थे। वो अगर इन किसानों के लिए जेल तक जाने को तैयार थे और तो हमारा क्या कर्तव्य नहीं है, हम तो आसपास के जिलों के हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों का साथ ना छोड़ें। और इसी प्रकार से जब वे लोग सब वापस आए और ये गांधी जी के पास, और उन्हें कहा कि अगर आप जेल जाएंगे तो हम आपके साथ जेल जाने को तैयार हैं। और इसी प्रकार से गांधी जी ने तब कहा चंपारण का की जो जंग थी वो जीत ली गई है। उन्होंने एक कागज़ लिया, उसके कई हिस्से किए, मतलब दो के पेयर्स में, और उसमें लिख दिया कि किस ऑर्डर में कौन अरेस्ट होगा। मतलब अगर कोर्ट आपको ऑर्डर देती है अरेस्टिंग की तो दो में आप अरेस्टिंग करवाएंगे अपनी। और बहुत दिनों के बाद जो मैजिस्ट्रेट थे वो तो चले गए वहाँ से, क्योंकि उन्होंने तो जजमेंट बहुत बाद में देना था। तो गांधी जी के पास एक चिट्ठी आई मैजिस्ट्रेट की तरफ से ये कहते हुए कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वहाँ के चंपारण के, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि इस केस को वो वापस ले लेंगे। केस वापस लेने के बारे में आप जानते हैं ना। और इस प्रकार से सिविल डिसोबीडियंस जो है वो जीत गई पहली बार भारत में। आज़ाद भारत नहीं हुआ था, तब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, परंतु पहली बार भारत में सिविल डिसोबीडियंस, मतलब लोगों द्वारा सरकार की बात को नहीं मानना, ये जिस रूप में दिखा वो गांधी जी की वजह से दिखा। गांधी जी और उनके जितने वकील थे, उन्होंने जितने किसान हैं उनको जो दिक्कतें थी, उनकी जो समस्याएं थी, उनके बारे में अब पूरी तहकीकात करनी शुरू करी। और करीबन 10,000 किसानों की जो समस्याएं थी उनका पूरी रिपोर्ट बनाई गई, नोट्स बनाए गए, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे गए, जो सबूत है वो तैयार किए गए। और किस प्रकार से जो वहाँ के ज़मींदार थे उन्होंने बड़ा विरोध किया, मगर फिर उसके बाद ये सब चीज़ों को देखते हुए गांधी जी को सर एडवर्ड गेट जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने बुलाया। मगर वहाँ जाने के पहले उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर मैं वापस नहीं आऊँ तो सिविल डिसोबीडियंस जो है वो किस तरह से किया जाना था। और गांधी जी ने उनके साथ 4 उनकी मीटिंग्स हुई और उसके बाद एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है बैठाई गई, जो नील के ये किसान थे जो दूसरों की ज़मीनों पर किसानी करते थे उनके मैटर में। और उसमें एक तरफ सारे ज़मींदार और सरकारी अधिकारी थे और दूसरी तरफ जानते हैं किसानों की तरफ से कौन था? केवल एक व्यक्ति,
और वे थे गांधी। गांधी जी जो हैं बहुत महीनों के लिए, करीबन 7 महीनों के लिए चंपारण में रहे, वहाँ से हिले नहीं, और फिर उसके बाद दोबारा भी गए कम कम समय के लिए, मगर उन्होंने ये कार्य करके इसे छोड़ा नहीं, बार बार वे जाते रहे। और किस प्रकार से एक व्यक्ति जिसको वो जानते भी नहीं थे, उसके कहने पर वे गए, उसके मुद्दे को उठाया, और उस व्यक्ति के, राजकुमार शुक्ला जी के उस भरोसे को देखिए जो गांधी जी में उनका था। और आपको ये बता दूं कि जब मतलब ये पूरा केस चला, जो नील के खेती वाले जो किसान थे, जब उस केस को मतलब पूरा कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो बैठी गई थी, उसमें सारा का सारा सबूत और सारे कागज़ दिए गए, तो वो सारे के सारे जो ये बड़े प्लांटर्स थे, जो ज़मीन मालिक थे, इनके विरुद्ध गया, और वे इस बात को मान गए कि जो गरीब किसान का पैसा उन्हें वापस देने की ज़रूरत थी, वो उसको रिफ़ंड करेंगे। और फिर उन्होंने गांधी से पूछा कि कितना पैसा दूं। तब उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि ये कहेंगे कि पूरा पैसा दे दो। जानते हैं गांधी जी ने, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से ही तो पूरा पैसा लिया था उनसे, मगर गांधी जी ने कहा कि केवल 50% दे दो। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये कहा भी कि ये क्यों, तो गांधी जी ने ये कहा, मतलब उनका ये कहने का मतलब था कि हमें इनको बताना था कि आप किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को जो पैसा आपने हमारे लोगों से लिया है उन्हें वापस भी करने की ज़रूरत है। मगर उनके लिए ज़्यादा बड़ा मुद्दा था कि जो हमारे किसान थे उस एरिया में, वो आज़ाद हो गए थे डर से, अंग्रेज़ों से जो उन्हें डर था, उस डर से उन्हें आज़ादी मिल गई थी। तो ये कहानी थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। और आपको बता दूं कि उन्होंने देखा उस समय कि चंपारण जो है बहुत पिछड़ा इलाका है, वहाँ के गांव जो है बहुत पिछड़े हैं, तो वो वहाँ पे कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने टीचरों के लिए अपील करी। उन्होंने तब महादेव देसाई और नरहरि पारेख, दो जो बहुत ही नौजवान थे, जो गांधी जी के शिष्य थे, और उनकी जो पत्नियां थी, वे चंपारण गईं वहाँ पे काम करने के लिए लोगों के साथ। और बहुत सारे और भी लोग जो हैं बॉम्बे से, पूना से और भी कई जगहों से वहाँ गए। गांधी जी के जो सबसे छोटे बेटे थे देवदास, वे भी आश्रम में आए, और मतलब वहाँ पे 6 गांव में बच्चों के लिए जो है प्राइमरी स्कूल भी खोले गए। और कस्तूरबा गांधी जी भी वहाँ गई, उन्होंने वहाँ पे पढ़ाया, लोगों को हाइजीन के बारे में बताया, सफाई के बारे में, अपने पर्सनल हाइजीन के बारे में, और किस तरह से सफाई रखी जाए, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। वहाँ पे चीज़ें बहुत ही बुरे हाल में थी, पर उन सब चीज़ों के बारे में आज मैं नहीं बात करूंगी। आज जिस बारे में बात करना चाहती थी वो ये थी कि किस प्रकार से गांधी जी ने लोगों के अंदर से अंग्रेज़ों का डर खत्म कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि हमारे अंदर से भी आज जो डर है अपनी सरकार के विरुद्ध, यदि है तो उसको खत्म करेंगे। डर किस बात का, जीवन एक बार आता है और मौत भी एक बार, तो जी लेते हैं पूरी तरह से। दोबारा मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ। जय हिंद।